जी डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमल साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, दो तीन बातें आपसे आज करनी है। पहली तो H1B के हवाले से करनी है कि जी इंडियन सबसे ज़्यादा H1B का फ़ायदा उठाते थे। इंडियंस के बारे में कहा गया है कि उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया। अब ट्रम्प ने उसके ऊपर $1 लाख की फ़ी लगा दी। अब आज जज ने कहा है कि भाई ये $1 लाख उसको कैंसिल कर दिया। वेयर डू यू फाइंड ट्रम्प? ट्रम्प क्या नाकाम हो जाएंगे क्योंकि इंडियंस और बड़ी तादाद में अमेरिका में आएंगे? इसको कैसे देखते हैं, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, एग्जेक्टिव जुडिशरी की जो लड़ाई चल रही है इस वक्त हल्की हल्की? देखिए, ट्रम्प हैज शोन नो रेस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके पास जो जिन चीज़ों के पावर्स नहीं है, जब उसने टैरिफ की बिल बताई थी तो मैंने अपने स्कूल मतलब मैं जो सेमिनार पढ़ाता हूँ 313 यूएस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, तो उसे 19 साल के बच्चे होते हैं जो स्कूल से ग्रेजुएट होके 1-1.5 साल होता है उनको। उन सब का ये था कि ही डजंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो बोलने की बात ये है, बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है अमेरिका में, जो भी हाई स्कूल पास करता है एंड दे स्टडी बेसिक इंट्रो टू अमेरिकन गवर्नमेंट एंड दे रीड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इतना छोटा है, आप एक क्लास में पढ़ा दे सकते हैं उसको। तो इट्स वेरी क्लियर कि कस्टम्स, टैरिफ्स और एक्साइज ड्यूटीज वगैरह सारे के सारे कांग्रेस के हक में आते हैं। प्रेसिडेंट हैज नो अथॉरिटी अनलेस इज गिवन अथॉरिटी। तो वो जो EEEPA है, 202 है, 301 है, ये जो सेक्शंस है 1974 में ये लॉज पास हुए थे इमरजेंसी, उसके तहत ही उसके लॉयर्स ट्राई टू जस्टिफाई हिज पॉलिसीज बेस्ड ऑन दोज क्या कह सकते हैं आप प्रोविजंस। लेकिन ट्रम्प इज नॉट थिंकिंग, he doesn't seem to care कि ये मेरा हक नहीं है, this is not my constitutional authority ही नहीं, he thinks he is king of America। मतलब बेसिकली वो दो नौकरी करता है ना, एक तो अमेरिका का किंग है और दूसरा नेतन्याहू का चपरासी है ये। तो सुबह उठ के झाड़ू देता है नेतन्याहू के घर में, उसके जूते पॉलिश करता है, हाँ वगैरह, उसके कुत्ते को खाने वाने पे जाता है, उसकी गाड़ी धोकर फिर काम पे आ जाता है एज किंग ऑफ अमेरिका। ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और उसकी किस्मत इतनी खराब है कि अनलाइक द कांग्रेस, जुडिशरी ने हाथ नहीं दिया है। दूसरे मुल्कों में अगर आप अमेरिका इंडिया में देख लें, इंडिया में जुडिशरी तो सरेंडर कर दी है टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। दे रेस्पेक्ट, वो जो चाहता है गवर्नमेंट वो उस तरह से चलता है। बाज लोगों को 5-5 साल तक बेल नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट से, और बाज मर्डर जो जेल में उनको परोल मिले जाते रहता है। आप देख सकते हो उमर खालिद का केस देख लो, राम रहीम का केस देख लो इंडिया। तो ये केस भी जो $100,000 की जो फीस है उसको जो फेडरल कोर्ट ने जो किक आउट कर दिया न्यूयॉर्क का, उसने कहा कि ये आप इनडायरेक्टली टैक्स लगा रहे हो ऑन कंपनीज, दिस इज लाइक ए टैक्स। और ये टैक्स प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी नहीं है, टैक्सेशन इज कांग्रेशनल अथॉरिटी, आप जाइए कांग्रेस से लीजिए। तो कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू गिव हिम, हालांकि ही हैज मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस राइट नाउ, वो पास नहीं होगा बिल। सो ही इज ट्राइंग टू गेट इट डन। लेकिन ये जो इमिग्रेशन है उसमें प्रेसिडेंट की अथॉरिटी ऐसी, ही हैज अथॉरिटी। अब क्या है, वो फीस तो नहीं लगा सकेगा 1 लाख, लेकिन रोक दे सकता है, एज सिंपल एज दैट। कि वो जो लोग 1 लाख जिनसे वो लेना चाह रहा था, अब वो कहेगा कि इंटरव्यूज ही ना करो। ठीक है, अभी एक नया रूल पास किया है यूएस CIS जो प्रोसेस करता है एप्लीकेशंस, कि आप अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, यानी अगर आप F1 से H1 पे जा रहे हैं, H1 से ग्रीन कार्ड पे जा रहे हैं, ग्रीन कार्ड से सिटीजनशिप जा रहे हैं, ग्रीन कार्ड के टू सिटीजनशिप यू आर एज गुड एज अ यूएस पर्सन। लेकिन H1 टू F1 टू H1 टू ग्रीन कार्ड, ये दो वक्त ऐसे हो सकते हैं सिचुएशन वेयर दे कैन टेल यू कि आप अपने मुल्क में जाके वेट करें, यहाँ नहीं करें। तो उसमें क्या होता कि लेट अस से कि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं, अमेरिका में हैं, और अगर आपको ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है
तो लोग इलीगली रह जाते नहीं है। सो ही सेइंग, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि अगर आप दिल्ली में हो या चाइना में हो, जहाँ पे भी हो, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो आप अपनी ही कंट्री में रहोगे, सो वाई कम हियर। सो इस तरह से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर देंगे डोनाल्ड ट्रम्प इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। सो अब ये जो केस इनके खिलाफ फाइल हुआ था, 20 स्टेट्स ने किया था। देखिए, जब ये नुआंस नाम की चीज ही नहीं है इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ठीक है। सो तो फॉर एग्जांपल, अब कई ऐसे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनको डॉक्टर चाहिए, उनको नर्स चाहिए, उनको मैथमेटिक्स के टीचर्स चाहिए, अब वो नहीं मिल रहे। और फिर वो $1 लाख फीस देने की हैसियत नहीं है छोटे छोटे गाँव की। आई मीन, द रीजन वाई दे आर नॉट गेटिंग अ डॉक्टर इज बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं है उनके हॉस्पिटल, बट दे नीड अ डॉक्टर। तो वो स्टेट्स, उस तरह के स्टेट्स आर द वंस जो इनके खिलाफ केस करके बोले ये क्या कर रहे हैं, दिस इज लाइक, मतलब ही शुड हैव गिवन एन एग्जाम्पशन। अगर वो उस तरह की रूरल प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पशन वो दे देते तो शायद ये केस आता भी नहीं कोर्ट में। सो दे आर नॉट बीइंग स्मार्ट। वो जो स्टीव मिलर है ना, ही इज लाइक गोबर है बिल्कुल। मतलब उसके जहाँ दिमाग होना चाहिए वहां पे एक ऐसा नफरत का गोला है। He hates brown people, he hates black people, extremely racist, घटिया किस्म का इंसान है वो। अब ही डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है वो, और ये सारा इमिग्रेशन का चक्कर उसी के नीचे आता है। सो उसका दिल चाहे तो एक ही दिन में वो सबको निकाल दे, नॉन वाइट लोगों को, नॉन वाइट, नॉन क्रिश्चियन, नॉन जूइश, वो खुद जूइश है। सो ही जस्ट वांट्स नॉन क्रिश्चियन, नॉन जूइश, नॉन वाइट पीपल गॉन फ्रॉम दिस कंट्री। उसको पता है, प्राइमरीली बिकॉज दे डोंट वोट फॉर रिपब्लिकन्स। देखिए, जो माइनॉरिटीज जो रिपब्लिकन्स को वोट कर रहे हैं वो तो इंतहाई बेवकूफ है, उन्हीं को पहले निकालेंगे वो। अब देखें आप, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इतना सपोर्ट किए इंडियन अमेरिकन्स, और आपके जो पाकिस्तान लॉबी है वो भी ट्रम्प को बहुत सपोर्ट की, इस उम्मीद से कि वो इमरान खान को छुड़ा देंगे आकर। याद है बहुत सारे पैसे भी यूज किए उन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट करने के लिए। तो साजिद तरार साहब है बिग सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, वो पहली फुर्सत में भगा रहे हैं ब्राउन्स को। जब ये H1B वगैरह कैंसिल होगा, दे आर नॉट गोइंग टू सी अरे ये पाकिस्तानी है इनको रहने दो, इंडियन को भगाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दे विल जस्ट सेंड ऑल ब्राउन पीपल आउट, रूल्स जो बन रहे हैं। सो आई थिंक कि ये जो जुडिशियरी, और उसमें क्या हो रहा है, जब कोई जज डाउट में है तो जो दूसरे जजेस के डिसीजन देख के उनकी हिम्मत बढ़ रही है, ठीक है। सो जब सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 6 कंजर्वेटिव है, उन्होंने टैरिफ को उठा के फेंक दिया, मतलब सोचिए अब डोनाल्ड ट्रम्प की ये नंबर, उसकी द ओनली फॉरेन पॉलिसी थी टैरिफ्स, उसके अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं यूज कर रहा था डोनाल्ड ट्रम्प, और उसको उन्होंने एक ही झटके में खत्म कर दिया, कह दिया वापस कर दो। अब ये $1 लाख जिन्होंने खर्च कलेक्ट किए ना, कई हजारों लोगों ने दिए भी हैं, अब वो सारे वापस करना पड़ेगा इनको, या अपील करेंगे, इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का चक्कर ऐसा है कि द सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड कि ठीक है, हम इसको बर्थ राइट पे ना कह रहे हैं तो चलो इसको H1 पे हाँ कह देते हैं। दे मे प्ले पॉलिटिक्स, बट टेक्निकली मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू गो इम्पोज टैरिफ्स, टैक्सेस, कस्टम्स, ये सब है ही नहीं प्रेसिडेंट के हाथ में। अगर आपको ये पॉलिसीज है, और इतनी अच्छे पॉलिसीज है, रिपब्लिकन कांग्रेस है आपकी, रिपब्लिकन सेनेट है, जाओ पास करवा दो लॉ। ही इज ट्राइंग टू डू इट एवरीथिंग ऑन द शॉर्टकट। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने एक आर्टिकल भी लिखा है उसमें द हिंदू में, जी हाँ, इंडियन अखबार के अंदर, और आपने कहा है कि बेसिकली रूबियो जो है वो फेल हो गए हैं और ही कुड नॉट विन बैक इंडिया। और दूसरी बात यह है कि दूसरे ने ये भी कहा कि वो जो गैप्स ब्रिज करने थे वो भी नहीं हो सके, डिवाइड बढ़ रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? व्हाई डू यू थिंक कि वो विजिट अच्छा नहीं है? क्योंकि वो तो 3-4 दिन घूमते रहे इंडिया के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको मिले, सब कुछ हुआ, तो आप क्यों समझते हैं ऐसा? देखिए, इनफैक्ट जो मैंने ओरिजिनल टाइटल उस अखबार का लिखा था,
मेरा सजेस्टेड टाइटल वाज मिशन इम्पॉसिबल, रूबियो फेल, तो वो मिशन इम्पॉसिबल वाला पार्ट वो एडिटर ने सॉफन कर दिया टाइटल को। तो मैंने तो उसमें 3 बेंचमार्क्स लिए कि देखिए रूबियो के आने से पहले जो बातें हो रही थी कि ही इज कमिंग टू रिपेयर द रिलेशनशिप। रूबियो ने वहां जाकर ये नहीं कहा कि इंडिया इज इम्पोर्टेंट, इंडिया वी नीड इंडिया, ऐसी कोई बात नहीं की उसने। उसने सीधा सीधा कह दिया कि वी आर गोइंग टू परस्यू अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, ये बात कह दी। और कहा कि ये पॉलिसीज हमारे आर नॉट अगेंस्ट इंडिया, दीज आर ग्लोबल पॉलिसीज, हम इंडिया के लिए पॉलिसीज नहीं बना रहे, ये जो टैरिफ वगैरह के हैं ये सब हमारे ग्लोबल पॉलिसीज हैं। दूसरी चीज ये है कि वी वर यूजिंग क्वाड एज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग इंडिया यूएस रिलेशंस। तो बाइडन के दौरान में जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडो अमेरिका की जो दोस्ताना का जो नजर आ रहा था आपको, वो क्वाड के थ्रू आ रहा था। हर साल वो मुलाकात हो रही थी बाइडन के साथ, फोटो ऑप्स, आपको याद है जापान में मीटिंग, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर डेलावेयर में मीटिंग हुई बाइडन के घर पर। सो इट वाज लुकिंग एज इफ दीज आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और फिर अब इंडिया में तो दे कीप कंफ्यूजिंग ना, इसने मेलोडी को चॉकलेट दे दिया तो ऐसा जैसा कि कोई डिफेंस पैक्ट हो गया इटली और इंडिया के बीच में। दे आर कंफ्यूजिंग पर्सनल इंटरेक्शन विद डिप्लोमेसी। अब वो बिल्कुल आपको नजर नहीं आया। व्हेन डिड यू लास्ट सी ट्रम्प एंड मोदी? फरवरी लास्ट ईयर ना, फरवरी की 4 या 5 तारीख को मोदी की मुलाकात हुई थी। उसके बाद से अभी तक दे बोथ हैव नॉट बीन सीन टुगेदर। तकरीबन 1.5 साल हो गया है। और पिछले अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे कि क्वाड की। तो मैंने कहा कि इस मीटिंग के बाद ना तो क्वाड मजबूत हुआ, ना हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग के बारे में कोई अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रंप आ रहे हैं इंडिया या नहीं। हालांकि इंडिया का टर्म खत्म हो गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ क्वाड, बट ऑस्ट्रेलिया ने एक्सटेंड करवा दिया इनको क्योंकि कुछ हुआ नहीं ना। सो दे आर सॉर्ट ऑफ सेड ओके लेट अस, इंडिया को एक फेवर कर दिया उन्होंने डिप्लोमेटिकली कि आप यू कैन कंटिन्यू दिस फेज। तो अगर अक्टूबर तक ये नहीं आते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो क्वाड इज गॉन डाउन द ड्रेन। तो मेरी बहस ये है कि क्वाड भी फेल हो गया। और जो तीसरी चीजें अनाउंस कर रहे थे कि डील फाइनलाइज कर देंगे, वो आकर उल्टा जिस दिन वो पहुंचे उस दिन डील फाइनलाइज होने के बजाय उल्टा 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ अनाउंस हो गया इंडिया पर और सिर्फ 10% ऑन पाकिस्तान। जो 301 के तहत जो नए टैरिफ लगा रहे, जो 10% अभी जो चल रहे हैं टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड, वो खत्म होने वाले हैं 22 या 20 जून को। फिर जुलाई से वो 301 के तहत 12.5% लग जाएगा। सो टू मी आई सॉ नथिंग पॉजिटिव। और मुझे छोड़ दें आप, इंडिया में भी जिस तरह से उनकी जो जयपुर की विजिट थी, आगरा की विजिट, कोलकाता, जो प्रोटोकॉल्स आपको नजर आए, इट वाज वेरी क्लियर दैट दे वर नॉट गिविंग हिम द अटेंशन। इवन जयशंकर डिड नॉट रिसीव हिम एट द एयरपोर्ट वगैरह। तो मतलब जिस तरह से मोदी एमबीजी को रिसीव करते हैं, मतलब the American state, this guy is not just a foreign minister, he is also national security advisor है। दो मतलब रूबियो is now clearly the number 1 in the cabinet। और हायरार्की में प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ही वाज नॉट ट्रीटेड वेल आल्सो बाय इंडिया। हालांकि मोदी से भी मुलाकात हुई और जयशंकर से भी मुलाकात हुई और अजीत डोवल से भी मुलाकात हुई, मेट ऑल 3 ऑफ देम, बट कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुआ। Nothing came out of this meeting. So for me, अगर इस मीटिंग का मकसद था टू रिपेयर इंडिया यूएस रिलेशंस, मेरा आर्ग्यूमेंट है कि रूबियो फेल टू डू दैट। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आज मैंने मैं कल इंडिया के एक फॉर्मर डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अपने शो पे लेकर आया, who worked 3 years under अजीत डोवल। तो मैंने ये सवाल उनको कहा था, तो ही अग्रीज विथ मी कि ट्रस्ट बहुत खत्म हो गया है फ्रॉम द इंडियन साइड ऑफ इट, एंड ही डजंट बिलीव कि रूबियो हैज इम्प्रूव्ड रिलेशंस। इससे पहले तलमीज अहमद साहब आए थे, उन्होंने कहा कि भाई जो मल्टीलैटरल चीज़ें होती हैं, बायलैटरल चीज़ें, वो एकदम नहीं मरती, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम तो चलते रहता है।
तो मैंने इनसे पंकज सरन साहब से तो डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या ये इंडिया यूएस रिलेशंस एक ब्लिप है, यानी ट्रम्प के जाने के बाद वी विल कम बैक टू नॉर्मल, या देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो उनका कहना है कि इंडिया में लोग समझ रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प जो बातें कर रहे हैं वो ट्रेंड अंडर द सरफेस था, अब ऊपर आ गया है सिर्फ, दैट्स द डिफरेंस, कि दे आर सेइंग व्हाट वाज नॉट सेड बिफोर बट इट वाज ऑलवेज देयर। तो ये जो इख्तिलाफ नजर आ रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये इंडियन थिंकिंग का मतलब फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दे हैड ऑलरेडी रीच द कंक्लूजन कि ये अमेरिकन्स हैव बीन थिंकिंग लाइक दिस इवन बिफोर, कि इंडिया इज अ फ्री राइडर, इंडिया अमेरिका को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इट टेक्स फ्रॉम अमेरिका, गिव्स नथिंग टू अमेरिका। तो ये परसेप्शन जो अमेरिका में है वो उनको नजर आ रहा है, एंड सो दे आर, मतलब इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडिया की पॉलिसी नहीं बदली, अमेरिका की पॉलिसी बदल गई है, और रूबियो के जाने से कोई तब्दीली नहीं आई उस यूएस पॉलिसी में। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बेसिकली तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरऑल, और दूसरी बात है अगर इंडियन समझते हैं कि ट्रस्ट खत्म हो गया है तो अमेरिकन साइड कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रही इनको जीतने के लिए, या ये कहने के लिए कि हाँ भाई अगर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया तो आए मैं आपको चीज़ें ठीक करते हैं। वो खामोश हैं, दे आर वेरी लीस्ट कंसर्न। बल्कि एक व्यू तो ये भी है कि बड़ी कोशिश करके ये मीटिंग की गई है ताकि कहीं ना कहीं पे क्वाड का जो स्पिरिट है वो बचा रहे, क्योंकि उसके बारे में बड़ी बातें हो रही थी। तो ये तो है। एलिजाबेथ थ्रेकल को जानते हैं आप? एलिजाबेथ थ्रेकल जो स्टिमसन सेंटर में शीज, तो वो जो हडसन इंस्टीट्यूट में जो मीटिंग हुई थी, इनफैक्ट शी वाज ऑन द पैनल विद राम माधव। तो उसमें मैंने उसके बारे में भी लिखा, फ्रंटलाइन मैगजीन में काफ़ी तफसील से मैंने उस मीटिंग के बारे में लिखा। तो उसमें एलिजाबेथ थ्रेकल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। शी सेज कि जो लव ट्रस्ट है उसके अलग मतलब निकलते हैं। अमेरिका जब ट्रस्ट कहता है, डू यू ट्रस्ट इंडिया, अमेरिका, व्हेन अमेरिकन से ट्रस्ट, उनका मतलब ये है कि क्या आपके पॉलिसीज हमारे पॉलिसीज से अलाइंड है या नहीं। ठीक है, अगर आपके पॉलिसीज हमारी पॉलिसी से अलाइन नहीं है देन वी डोंट ट्रस्ट यू। ठीक है, वी डोंट ट्रस्ट यू। इंडिया का मामला अलग है। इंडिया कहता है कि अगर हम आपके खिलाफ भी कोई चीज़ करें तो भी आप हमें बर्दाश्त कर लें, एंड इफ यू डोंट डू दैट देन यू डोंट ट्रस्ट अस। तो इंडिया जो कह रहा है ना कि हम रशिया से तेल लेंगे, वी विल डू वॉट एवर इज इन आवर इंटरेस्ट एंड यू शुड एक्सेप्ट इट, एंड इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट इट मीन्स वी हैव लॉस्ट ट्रस्ट। तो आई थिंक इट इज देयर इज समथिंग इन व्हाट शी एक्सप्लेन, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था वो। हाँ, आई होप शी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, इसका मतलब यही होता है कि जो हम चाहते हैं, तो जो हम चाहते हैं, बिल्कुल वर्ड वो चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भी देख रहा था कि ये चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा जी चाइना, रशिया और इंडिया जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है और चाइना इनके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहता है और तीनों कंट्रीज हम ये चाहते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि रिक दोबारा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि रशियंस तो चाहते हैं कि रिक हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, रिक इज द कोर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स तो आगे नहीं बढ़ रहा है। ब्रिक्स की जो जितने भी मीटिंग्स हुए हैं फाइनल स्टेटमेंट भी दे हैव नॉट, इतना मतलब। तो आरआईसी में जो टेंशन्स हैं, मैंने आज से 1.5 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, इट इज़ नॉट, इंडिया जो कहता है ना हम मल्टी अलाइनमेंट है, हम अपने इंटरेस्ट बैलेंस कर रहे हैं, इंडिया इज एक्चुअली बैलेंसिंग नॉट इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बट इट्स स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। तो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन ऑल 3 कंट्रीज, अमेरिका फॉर टेक्नोलॉजी, रशिया फॉर वेपन्स एंड ऑयल, एंड चाइना के ऊपर भी। आप अगर चाइना से इंडिया के ट्रेड के ताल्लुकात ख़त्म कर दे तो इंडिया के जो मेन एक्सपोर्ट्स है, फार्मास्यूटिकल्स को ले लें या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आईफोन के भी एक्सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज आईफोन का मेन जो चीज़ें हैं वो चाइना से ही आते हैं। तो इंडिया इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग 100% ऑफ द आईफोन। जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तकरीबन 20% आईफोन्स। अब जो अमेरिका को जो आईफोन्स आते हैं सारे वो इंडिया में मेड है, but they are not 100% made in India. They are mostly assembled in India. तो
उस तरह के अगर आप फार्मास्यूटिकल्स को ले लें तो उसके सारे प्रीकर्सर्स चाइना से आते हैं. सो इंडिया हैज़ अ डिपेंडेंसी ऑन ऑल दीज थ्री कंट्रीज. लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम रशिया पिछले कई सालों से. फॉर एग्जांपल एक ज़माना था आज से 5 साल पहले जब इंडिया का 70% इंडिया के वेपन्स रशिया से आते थे. अब इंडिया इजराइल, अमेरिका, फ्रांस और रशिया से इंपोर्ट करता है. सो दे आर डिवर्सिफाइंग देयर इंपोर्ट, यानी रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है. एंड द रशियंस आर अवेयर ऑफ इट एंड आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक दे लाइक इट कि भाई आप उनका इतने सालों से आप जैसा इंडिया नहीं कहती कि दे वर ऑलवेज विद अस आवर फ्रेंड्स. सो आई थिंक कि ये RIC sounds good because it may irritate the West, but it is not acting in a strategic way. जहाँ चाइना की इंटरेस्ट है, क्या इंडिया चाइना को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, इंडिया तो इंडो पैसिफिक में घुसा हुआ है, ट्राइंग टू कंटेन चाइना, राइट? तो हाउ आर दे गोइंग टू वर्क टुगेदर? ये और बात है कि एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर ट्रेड. अब इस साल इंडिया में का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज नाउ चाइना, नॉट US. $150 बिलियन का ट्रेड हुआ है जिसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन है और इंडिया के इंपोर्ट्स $130 बिलियन है चाइना से. $130 बिलियन चाइना से. अभी आप में हांगकांग को ऐड करें तो और भी हो जाएगा. It goes to close to 170, $180 billion of trade with China. So even though there is so much of trade and आप कह सकते हैं relationship, I don't think on geopolitical issues, strategic issues, अगर आप ताइवान को ले लें, India is more closer to Taiwan than China in geopolitics. जापान के साथ भी India is closer, क्वाड में है जापान के साथ. So ये वो कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो RIC का है. इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू उतनी कुछ खास नहीं है. इट वाज सपोज टू बी ए मैकेनिज्म और कई सालों तक वो बिल्कुल खामोश था. फिर जब अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए तो उसके बाद मोदी भागे गए टियानजिन और फिर वो आपको याद है वो फोटो ली उन्होंने विद पुतिन और शी जिनपिंग के साथ. So I'm not very sure कि it is happening. अब अगर वो आते हैं ब्रिक्स की समिट के लिए, दोनों पुतिन और शी जिनपिंग अगर इंडिया आते हैं, it should be sometime in September. तो देखें वहाँ पर क्या स्टेटमेंट, अगर फाइनल स्टेटमेंट आता है या नहीं. पहले तो ये है, इट विल डिपेंड ऑन UAE एंड ईरान ना. सो और पिछले स्टेटमेंट फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में और उससे पहले डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स की 2 मीटिंगें हुई हैं ब्रिक्स के पिछले 2 महीने में. दोनों बार जो रीजंस थे फॉर नॉट पासिंग ए जॉइंट स्टेटमेंट फेल इसलिए हुआ. एक तो ईरान और UAE के झगड़े चल रहे हैं बिकॉज दे आर बोथ इन ब्रिक्स. और जो दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया इज सॉफ्ट पैडलिंग ईरान. इंडिया मतलब अमेरिका और इजराइल को के खिलाफ कुछ अलाउ ही नहीं कर रहा. तो इंडिया इज एक्टिंग एज इफ इट इज द लॉबीइस्ट फॉर US एंड इजराइल. तो ब्रिक्स इज नॉट एबल टू कंडेम. उनके मेंबर के ऊपर जंग हो गई है बाय नॉन मेंबर्स एंड दे आर नॉट एबल टू कंडेम बिकॉज ऑफ इंडिया. तो चाइना एंड रशिया आर नॉट ऑन दैट सेम पेज ऑन ईरान के खिलाफ जो जंग चल रही है. UN सिक्योरिटी काउंसिल में दे आर वोटिंग ऑन ऑपोजिट साइड्स. इंडिया इज वोटिंग विद US एंड इजराइल, नॉट विद रशिया एंड चाइना. कहाँ पे हो रही है आप मुझे बताएं. अभी भी जो कई इश्यूज हैं UN में, इंडिया इज वोटिंग मोर विद US एंड इजराइल, नॉट विद रशिया एंड चाइना. तो फिर ये RIC क्या चीज़ है? बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल छोटा सा करूं. UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये UN के अंदर प्राइमरीली इंडियन जो है, इंडियन एम्बेसडर मैं देख रहा था जी, ही सपोर्टिंग तालिबान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. वो इसकी क्या वजह है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट कि तालिबान को सपोर्ट करने की क्या वजह है? और इवन के वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं UN सैंक्शन रजीम के को अपनी जो सैंक्शन है उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान इज कमिटिंग क्या
कनेक्टिविटी टेररिज्म ऐसा कोई लफ्ज यूज किया हाँ, है इंडिया ने। रहते हैं, लेकिन हाँ, ये क्यों ये क्यों इतनी ज्यादा अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा? अगर आप किसी इंडियन गवर्नमेंट के बंदे से पूछे कि भाई आप ये इजराइल की क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बातें तो आप इतने करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम एक मॉरल पावर है, वी बिलीव इन इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल्स, और फिर नेतन्याहू तो क्रिमिनल है, इजराइल ने जेनोसाइड किया, आपने कोई बात नहीं कही। तो वो कहते हैं कि वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन इंटरेस्ट विच इज अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम, क्योंकि रेडिकल इस्लाम हमारा दुश्मन है, इजराइल का भी दुश्मन है, इसलिए हम हमारे बहुत कोऑपरेशंस है और कोलैबोरेशंस है, इसलिए हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन साउथ एशिया में इंडिया का एक ही दोस्त है, वो रेडिकल इस्लाम है। ना पाकिस्तान से दोस्ती, ना चाइना से दोस्ती, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना श्रीलंका, मालदीव्स, किसी से। इनफैक्ट जो हिंदू कंट्री है नेपाल, उसके साथ भी अभी पंगे चल रहे हैं इनके। The only people they seem to be getting along with and supporting is radical Islam, which is Taliban. तालिबान से ज्यादा और radical कौन है, मुझे बताएं आप। आईसिस भी वहां पे है, आईसिस खुरासान भी वहां पर है। बट आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान हैज स्कोर्ड सम डिप्लोमेटिक पॉइंट्स, और वो जो डिप्लोमेटिक पॉइंट्स हैं, एक ये है कि रशिया ने उनको रिकग्नाइज कर लिया और रशिया के साथ उनका कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, विच इज सोवियत एरा के वेपन्स को वो रिपेयर वगैरह करेंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे आर गेटिंग रिकग्निशन फ्रॉम ए मेजर वर्ल्ड पावर, जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इफ देयर इज जेन्युइन डिफेंस पार्टनरशिप। दूसरी चीज ये है कि अगर दुनिया के अगर आप 4 या 5 मेजर पावर्स गिने हो तो इसमें इंडिया आ जाएगी। तो अफगानिस्तान नाउ हैज 2 मेजर पावर्स ऑन इट्स साइड, रशिया एंड इंडिया। और चाइना के साथ तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिलेशन अफगानिस्तान के चाइना के साथ है। ये आपका RIC अब अफगानिस्तान की जेब में है, राइट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आपकी जो खित्ते की जियो पॉलिटिक्स है, इट्स गोइंग टू बी US एंड पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड रशिया एंड इंडिया। डू यू मतलब डज पाकिस्तान वांट दैट? तो मैंने इंडिया के चंद इम्पोर्टेंट सोचने वाले जियोपॉलिटिकल थिंकर्स से ये सवाल पूछा था कि भाई अफगानिस्तान के पास, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया, यस इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स अफगानिस्तान, बट इंडिया इज मूविंग वेरी स्लोली। इंडिया से तेज दूसरे मुल्क आर मूविंग, फॉर एग्जांपल चाइना को ले लें या रशिया को ले लें। लेकिन उन्होंने कहा कि जो कोशिश की जा रही है वो अफगानिस्तान के पास से ज्यादा हो रही है, ना कि इंडिया से। It is Afghanistan which is pushing India to come closer, and they are trying to get close relations to it, you know. So that is the scenario. तो आप कह सकते हैं, जो मैं कभी सोचा नहीं था कि I can say, but I think कि diplomatic T20 में अफगानिस्तान is beating Pakistan. It has got 2 wins now. आप ठीक है, आपका अमेरिका के साथ चल रहा है, बट जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो आपकी डिप्लोमेसी चल रही है, दैट इज फेलिंग। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी अफगानिस्तान के साथ नहीं चाहता। नो, आई एम नॉट सेइंग डिप्लोमेसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, डिप्लोमेसी अबाउट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को एज ए पेंटिंग, आपकी जो मिलिट्री एक्शंस है उसको जस्टिफाई करना पाकिस्तान का, टू मेक द वर्ल्ड अप्रिशिएट के वो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं अफगानिस्तान। वो सारे चीज़ों में ना तो रशिया इज सेइंग दैट, नॉर इंडिया इज सेइंग दैट, चाइना ने भी नहीं कहा। और वो जो अभी रेजोल्यूशन जो UN में फेल हुआ, जो कल ही की बात है ना, वो दे वर ट्राइंग टू पेंट द तालिबान को टू कनेक्ट देम टू 1297 रेजोल्यूशन जो फेल हो गया। So that shows कि आपकी डिप्लोमेसी अगेंस्ट अफगानिस्तान इज नॉट दैट इफेक्टिव। बात तो सही है, we couldn't make it, हमने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं मैनेज कर सके। अब जारी बात है दूसरे तरफ पाकिस्तान चल पड़ा। लेट्स सी उसका कब कैसे क्या नतीजा निकलता है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती खान। थैंक यू वेरी मच कमल साहब।